जरा सोचो, पूरी दुनिया में अचानक ही तबाही मच जाए। कोई नहीं जानता ये कैसे हुआ, और इस सब के बीच एक आदमी अपनी प्रेग्नेंट बीवी को ढूंढने में लगा हो। कुछ ऐसा ही होता है विल के साथ, जो इस वक्त बड़ी मुश्किल से खंडर हो चुके अपने शहर में पहुंचा है, जहां चारों ओर राख ही राख बरस रही थी। बहुत सारी खाली गाड़ियां मौजूद थी। विल ने थोड़ा दिमाग लगाया और एक फायर ट्रक से गैस मास्क ले आया। इस शहर का रास्ता पार करते वक्त उसने देखा कि बहुत से लोगों की लाशें गाड़ियों में पड़ी हुई थी। साथ ही बहुत सी बिल्डिंग से धुआं भी निकल रहा था। जल्द ही वो उस बिल्डिंग तक पहुंच गया जहां पे उनका भी एक फ्लैट था। फायर एस्केप से चढ़कर वो खिड़की से अंदर गया, लेकिन आधी बिल्डिंग पहले ही गिर चुकी थी। एक दीवार पर समंथा का मैसेज था, जिसमें उसने अपनी लोकेशन बताई थी। अब वो गाड़ी में सवार होकर अपनी पत्नी को ढूंढने फिर से निकल पड़ा। विल याद करने लगा कि कैसे 2-3 दिन पहले तक सब कुछ एकदम बढ़िया था। विल अपनी गर्लफ्रेंड समंथा के साथ हॉस्पिटल में था, जहां उन्हें एक खुशखबरी दी गई कि उनके घर बेटा होने वाला है। थोड़ी देर बाद विल एयरपोर्ट के लिए निकल गया। जाने से पहले उसने समंथा से कहा कि वो उसके पिता से शादी के लिए उसका हाथ मांगेगा। शिकागो पहुंचकर विल ने सबसे पहले अपनी सारी बिजनेस मीटिंग्स अटेंड की और फिर समंथा के माँ बाप पाउला और टॉम के घर गया। घर का माहौल काफी सीरियस नजर आ रहा था। डिनर के वक्त टॉम ने सीधा सीधा विल से पूछा कि तुम मेरी बेटी के साथ क्या चाहते हो, और कभी अगर फ्यूचर में तुम अलग हो गए तो तुम हमारे दिए हुए पैसों पे हक तो नहीं जताओगे जो हम समंथा को देंगे। इस पर विल ने जवाब दिया कि देखिए, मैं अच्छे पैसे कमाता हूँ, मैं पैसों के लिए आपकी लड़की से शादी नहीं कर रहा, वो मेरी जिंदगी का प्यार है। लेकिन न जाने क्यों टॉम को विल की किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। इस बात पे दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। पाउला ने बीच में आकर झगड़ा रोकने की कोशिश की, लेकिन सिचुएशन और ज्यादा बिगड़ गई। आखिर में पाउला ने विल को ये कहकर घर से भेज दिया कि देखो, रात बहुत हो गई है, तुम्हें जाना चाहिए। अगली सुबह विल की आंख समंथा की एक वीडियो कॉल से खुली। फोन देखकर उसे एहसास हुआ कि वो वापसी की फ्लाइट के लिए लेट हो चुका है। समंथा ने ये जानने के लिए फोन किया था कि कल रात को तुम पापा मम्मी से मिलने गए थे, कैसी रही मुलाकात। लेकिन समंथा के यहाँ एकदम से बिजली चली गई। समंथा ने कहा कि बड़ा अजीब सा लग रहा है, कॉल के बीच में अजीब सी आवाजें आ रही हैं। फोन की स्क्रीन में भी कुछ हलचल हुई और फिर अचानक फोन कट गया। विल बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई उठा ही नहीं रहा था। जब वो एयरपोर्ट पहुंचा तो उसे पता चला कि सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। न्यूज में बताया जा रहा है कि कैलिफोर्निया के पास एक बहुत ही भयंकर भूकंप आया है। थोड़ी देर बाद तो न्यूज के सिग्नल भी चले गए और पूरे एयरपोर्ट की बिजली कट गई। विल ने बिना वक्त गवाए टैक्सी लेने की सोची, और जब उसने ड्राइवर को थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देने की बात की तो वो मान गया। टैक्सी सीधा जाकर समंथा के माँ बाप के घर रुकी। विल ने पाउला और टॉम को पूरे हालात समझाए। खिड़की से फाइटर जेट्स आसमान में दिख रहे थे। टॉम ने फैसला किया कि वो समंथा को ढूंढने जाएगा और पाउला उनके बेटे के घर जाएगी। अब समंथा को ढूंढने विल और टॉम दोनों साथ में निकल पड़े। रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज्यादा था। जीपीएस और नेटवर्क पूरी तरह फेल हो चुका था और लोग सुपरमार्केट्स लूट रहे थे ताकि इस इमरजेंसी के हालात में उनके घरों का राशन खत्म ना हो। दोनों एक पेट्रोल पंप पे रुके जहां विल पेट्रोल भर रहा था और टॉम ने अंदर जाकर सफर के लिए कुछ सामान बांधा। तभी कुछ लोग विल से झगड़ने लगे और उन्होंने उसकी गाड़ी छीनने की बात कही। जब बात ज्यादा बढ़ गई तो टॉम ने कहा कि 1 मिनट में आपको पैसे दे देता हूँ, लेकिन निकाली उसने पैसों की जगह बंदूक, जिसे दिखाकर उसने उन्हें भगा दिया। हाईवे पे आर्मी चेक पॉइंट था। टॉम ने उनसे बात करके उन्हें समझाया कि मेरी बेटी वहाँ फंसी हुई है, मुझे पता नहीं सही है वो कि नहीं। एक बाप की गुहार सुनकर वो भी मान गए और उन्हें आगे बढ़ने की परमिशन मिल गई। रास्ते में उन्हें बहुत सारी आर्मी ट्रेन्स वेस्ट की तरफ जाती हुई दिखाई दी, जिससे उन्होंने हिसाब लगाया कि माहौल सच में बहुत खराब है। रात को एक पुलिस ऑफिसर ने उनकी गाड़ी रोक दी। टॉम तुरंत समझ गया कि ये असली पुलिस वाला नहीं है, बल्कि एक आम आदमी है जिसने किसी पुलिस वाले की गाड़ी चुराई थी। जब उस आदमी ने बंदूक निकाली तो टॉम गाड़ी रिवर्स में भगाकर बच निकला, लेकिन उस आदमी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। टॉम ने विल को बंदूक थमाई और वो उसे चलाने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसे यही समझ में नहीं आ रहा था कि इसे अनलॉक कैसे करते हैं। टॉम ने गाड़ी चलाते हुए उसे समझाया कि क्या करना है और विल ने आखिरकार गोली चला दी। कुछ देर तक ऐसा ही चलता रहा। फिर टॉम ने गाड़ी को जिस तरह घुमाई कि उस नकली पुलिस वाले की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। थोड़ी आगे जाकर उन्होंने देखा कि कुछ हिरन रास्ते में आ गए थे। टॉम ने उन्हें बचाने के लिए गाड़ी घुमाई और जल्द ही उनका भी एक्सीडेंट हो गया। इतने में वो नकली पुलिस वाला फिर से उनके पास पहुंच गया था।
उसने विल को धमकाना शुरू कर दिया, लेकिन टॉम ने पीछे से उस पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया। अब टॉम की रिब्स में काफी चोट आई थी। जल्द ही उन्होंने उस नकली पुलिस वाले की गाड़ी का इस्तेमाल करके अपनी गाड़ी को बाहर निकाला। अगले दिन वो एक ट्रेलर पार्क पहुंचे जहां लोग उन पर भरोसा नहीं कर रहे थे, लेकिन एक गैराज में उनकी मुलाकात रिकी से हुई। रिकी ने उन दोनों की खस्ता हालत देखी और उनकी गाड़ी को ठीक करने के लिए मान गई। रेडियो पे बताया गया कि सिर्फ शॉर्ट वेव और सिग्नल्स चल रहे हैं। जो कुछ भी हुआ था उस पर सरकार का अब तक कोई जवाब नहीं आया था। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी को नहीं पता। आसमान में पक्षी बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से उड़ रहे थे। ये बात तो पक्की थी कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। टॉम जब वॉशरूम गया तो उसने अपनी चोट देखी। उसका जख्म पहले से बढ़ गया था। रिकी ने उन्हें बता भी दिया कि गाड़ी अभी बस टेम्परेरी ठीक हुई है, कभी भी बीच में खराब हो सकती है, मुझे मत कहना कि बताया नहीं। जब टॉम ने सुना कि रिकी कैलिफोर्निया जाने का प्लान बना रही है तो उसने रिकी को एक डील ऑफर की। टॉम ने कहा कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा मेरे साथ चलने के लिए, इससे तुम अपनी मंजिल के करीब रहोगी और बदले में जब भी हमारी गाड़ी खराब हो तो तुम उसे ठीक कर देना। थोड़ी देर सोचने के बाद रिकी ने हाँ कर दी, बस ज्यादा ही पैसे मांग लिए। फिर उन्होंने गाड़ी में रिकी के सारे औजार भरे और फट से निकल गए। शाम को उन्होंने देखा कि एक गाड़ी उनके पीछे आ रही है। उन्होंने तुरंत गाड़ी रोक के लाइट्स बंद कर दी। जब तक दूसरी गाड़ी उन्हें क्रॉस नहीं कर गई तब तक सब चुपचाप वेट कर रहे थे। फिर उन्होंने अपनी टेल लाइट्स को गाइड की तरह इस्तेमाल करते हुए उस गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद रिकी ने अपनी कंपास चेक की तो उसकी सुई बहुत ज्यादा तेजी से घूम रही थी, जैसे कि धरती की मैग्नेटिक फील्ड में कुछ अजीब बदलाव आ रहे हों। तभी उनकी रोड के साइड से एक और कार आई। विल को तेजी से इस गाड़ी से बचना पड़ा। जिस गाड़ी का वो पीछा कर रहे थे वो नई गाड़ी उस पुरानी गाड़ी से टकरा गई और वो दोनों ही गाड़ियां रोड से बाहर जा गिरी। विल ने पहली गाड़ी को चेक किया पर कोई जिंदा नहीं बचा था। रिकी ने दूसरी गाड़ी देखी जिसमें एक औरत की मौत हो चुकी थी, लेकिन उसका पति अभी जिंदा था और वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उसके गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी और उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब थी। जब रिकी ने विल से कहा कि उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए तो टॉम ने ये कहकर साफ मना कर दिया कि हॉस्पिटल बहुत दूर है, रास्ते में ही मर जाएगा ये। टॉम और विल गाड़ी में वापस आकर बैठ गए पर रिकी अब भी वहीं बाहर ही खड़ी रही। वो उन लाशों को बड़े गौर से देख रही थी, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। फिर एक और गाड़ी रुकी और कुछ अजीब से दिखने वाले आदमी उसमें से उतरे। टॉम चौकन्ना हो गया, गाड़ी तेज चलाने लगा ताकि वो लोग दूर हो जाएं, पर विल ने मना किया और कहा कि पहले रिकी को ले चलो। तब टॉम ने जल्दी से रिकी को अंदर बैठाया और गाड़ी चला दी। टॉम ने बताया कि अगर विल उसे ना कहता तो वो रिकी को नहीं बैठाने वाला था। रिकी को ये बात बहुत बेकार लगी कि वो उसे छोड़कर जाने वाले थे और उसने कहा कि अब मैं गाड़ी ठीक नहीं करूंगी। तब टॉम ने गाड़ी को हल्का सा झटका दिया जिससे रिकी का चेहरा फ्रंट सीट से आकर टकरा गया। थोड़ी देर बाद जब वो लोग पेट्रोल भरने के लिए रुके तो रिकी और विल को कुछ अजीब से बादल दिखाई दिए। इन्हें देखकर लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। अचानक उनके पास मौजूद एक पोल पर बिजली गिरी और एक भयानक तूफान शुरू हो गया। अचानक से ये सब देखकर वो थोड़ा घबरा गए। टॉम को अब गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। गाड़ी की लाइट्स ऑन होने के बावजूद भी रास्ता मुश्किल से दिख रहा था। तो उन लोगों ने फैसला किया कि पुल के नीचे रुक जाते हैं जब तक बारिश नहीं रुक जाती। अगली सुबह मौसम ठीक था तो उनका ट्रिप फिर से शुरू हो गया। जब वो लोग एक रेडियो टावर के पास से गुजरे तो कार ने रेडियो सिग्नल पकड़ लिया। रिपोर्टर ने बताया कि कहीं पर भी इंटरनेट सेवा मौजूद नहीं है। मोबाइल फोन्स आउट ऑफ नेटवर्क थे और बहुत कोशिशों के बाद भी सरकार से कोई खबर नहीं मिल पा रही। वो तीनों जल्द ही एक शहर के बाहर पहुंचे जहां लोगों ने अपनी गाड़ियों के साथ रोड ब्लॉक कर रखा था। शेरिफ ने थोड़ा ध्यान से उन्हें देखा और अंदर आने से मना कर दिया, पर जब विल ने बताया कि वो यहाँ के कुछ लोगों को जानता है और उनके नाम शेरिफ को बताए तो फिर शेरिफ मान गया। जल्द ही विल अपनी एक पुरानी दोस्त मैग के घर पहुंचा। मैग बहुत ज्यादा परेशान थी। उसने बताया कि उसके अपने पति से कोई बात ही नहीं हो पा रही। वो बिजनेस ट्रिप पर गए थे और फिर अचानक से ये सब कुछ हो गया। विल ने मौका देखकर शावर लिया, रिकी ने गाड़ी की मेंटेनेंस की और टॉम ने पानी की बॉटल्स भर ली। मैग लगातार अपने पति को याद करके रो रही थी। विल ने उसे सांत्वना दी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, पर वो ज्यादा देर तक उसके पास नहीं रुक पाया। फिर वो लोग वापस रास्ते पर निकल पड़े। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्होंने ढेर सारा धुआं देखा। वहाँ दरअसल एक मिलिट्री का हवाई जहाज क्रैश हो गया था। सब यही सोच रहे थे कि शायद किसी ने देश पर हमला किया है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक वाटर पार्क पर पहुंचे और ऐसी चीजें ढूंढने लगे जो उनके काम आ जाए। रिकी स्विमिंग के लिए पूल में कूद गई पर पानी बहुत गर्म था। तभी एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर उड़ते हुए नजर आया। फिर उन्होंने अपने आसपास चुपचाप चीजें ढूंढनी शुरू कर दी, लेकिन उस जगह की हालत देखकर उन तीनों को यही लगा कि लोगों ने पहले ही यहाँ से सारा सामान उठा लिया है। कैश रजिस्टर खाली था और सभी कार्स के टायर्स कट चुके थे, लेकिन पेट्रोल के कैंस भरे जा सकते थे।
टॉम अपनी चोट की वजह से ज्यादा वजन नहीं उठा सकता था, इसलिए विल ने जिम्मेदारी उठा ली। रात को जब